वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का 4th चैप्टर है बायो मालिक्यूल्स, जिसका हमारे पास टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि फास्फो हमारे पास फास्फेट होती है और डाइस्टर बॉन्ड यानी कि एक फास्फेट दो बॉन्ड बनाएगी, जिसको हम डाई न्यूक्लियोटाइड भी कहेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम से समझ लें। ये हमारे पास एक डाई न्यूक्लियोटाइड यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड लेंगे। दो हमने न्यूक्लियोटाइड लिया और इन दोनों न्यूक्लियोटाइड को ना हमने एक फास्फेट से जोड़ देना है। एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर राइबोज का जो कार्बन नंबर 3 होगा वो फास्फेट के साथ लिंक बनाएगा और जो दूसरा होगा वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा। तो ऐसे करके हमारे पास ये डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि हमें न्यूक्लियोटाइड तो बनाना आता नहीं है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छा खासा समझाया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो फिर अब हर बात तो हर लेक्चर में नहीं बताई जा सकती ना, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। अब वो कहता है वी नो दैट इन वन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेरिक एसिड हैज़ एन इंस्टर लिंकेज एट कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। वो कहता है कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उसमें जो फॉस्फेरिक एसिड होता है वो एक इंस्टर लिंकेज बनाता है कार्बन नंबर 5 के साथ, जो कि राइबोज का होता है या जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। दिस फॉस्फेरिक एसिड डिवेल्प्स अनदर इंस्टर लिंकेज। वो कहता है ये जो दूसरा एक तो 5 के साथ बना रही है ना, ये दूसरा बॉन्ड बनाएगा कार्बन नंबर 3 के साथ। तो वो कहेगा आगे कहता है विद टू पेंटोज शुगर कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 3। अब ये दो इसने ईस्टर बॉन्ड बनाया जिसको हम डाई ईस्टर कहेंगे बाय फॉस्फेरिक नहीं, यहाँ से द टू ईस्टर लिंकेज डिवेलप बाय फॉस्फेरिक एसिड विद टू पेंटोज शुगर आर नोन एज फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज। वही बात आ गई जो मैंने आपको डायग्राम में बताई थी। अभी दिस लिंकेज ज्वाइन टू न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, सिर्फ एक फास्फेट दो को आपस में जोड़ेगी, जिसकी वजह से डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। Okay, the nucleotide of RNA are known as ribonucleotides. Of those of DNA are known as deoxyribonucleotides. सिंपल सी बात है, अगर RNA का होगा तो राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, DNA का होगा तो deoxyribonucleotides कहेंगे। Nucleotides are named after the type of nitrogenous base. The ribonucleotides and deoxyribonucleotides are वही बात आपको ये बता रहा है। हमें यहाँ पे इसने एटीपी का स्ट्रक्चर बता रखा है कि एटीपी के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे, एक एडेनिन होगा, मतलब कि एक डाई न्यूक्लियोटाइड ही ले लें आप पूरा देखें तो बस क्या है इसमें इजाफा, सिर्फ इसमें 2 फॉस्फेट का इजाफा है बस। तो ये हमारे पास एटीपी का स्ट्रक्चर ये आप लोगों ने बनाने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे उसने हमें एक छोटा सा दिया हुआ है कि भाई ये एक निकोटिन अमाइड का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास राइबोज और ये हमारे पास एक फास्फेट। अब नीचे उसने एक न्यूक्लियोटाइड बना रखा है। उसने ना इन दोनों को आपस में कैसे ज्वाइन किया, इन्होंने 2 फास्फेट लेकर ओ का बॉन्ड इस नीचे वाले से बना दिया है। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। तो आगे हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, यानी कि हम उसे पढ़ेंगे। वो हमारे पास कहता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए रोजालिन फ्रैंकलिन 1953 एंड म्यूसी विक्लिस 1967 स्टडीड द मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर ऑफ डीएनए। ये दोनों हमारे पास एक साइंटिस्ट है, इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को मतलब स्टडी किया था। आगे कहता है डी वास्टन एंड फ्रैंकिस क्रेग इन 1953 पुट फॉरवर्ड द मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने डीएनए का मॉडल निकाला था। द ऑब्जर्वेशन बाय चैरगफ वाज आल्सो ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस इन वर्किंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मतलब इस डीएनए के स्ट्रक्चर में हमारे पास काफ़ी सारे साइंटिस्ट, तो आप लोगों ने इनके नाम और इनका वर्क याद कर लेना है। तो इसका भी हम पहले डायग्राम समझ लेंगे, क्योंकि डायग्राम समझेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी काम करने में। अब वो कहता है कि वास्टन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए सजेस्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कुछ पॉइंट्स बताता है। डीएनए इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड। वो कहता है कि हमारे पास ना डीएनए जो है ना वो 2 स्ट्रैंड या चेन पे मुश्तमिल होता है। ये देखें आप, इसकी देखें तो ये 2 चेन पे मुश्तमिल है, यानी कि डबल हेलिक्स है। आगे उसके बाद वो हमारे पास कहता है कि द 2 स्ट्रैंड्स आर कोलाइड अराउंड ईच अदर एंड मेक अ डबल हेलिक्स। दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। इनके दरमियान अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर ये थायमिन बॉन्ड बना रहा है एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड, और साइटोसिन बॉन्ड बना रहा है गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे ही करके ये डबल हेलिक्स आपस में अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये डबल हेलिक्स बना लेगा। डबल हेलिक्स इज लाइक अ लेटर। अगर आप देख सकते हैं तो ये आपको बिल्कुल सीढ़ी की तरह दिखाई दे रहा है। इट पोल्स आर मेड ऑफ शुगर्स एंड फास्फेट ग्रुप्स। ये जो बना हुआ है ये शुगर और फास्फेट ग्रुप से बना हुआ है। ईच बेस पेयर इज मेड ऑफ 1 प्यूराइन एंड 1 pyrimide बेसिस, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन से बना हुआ है। ये मैंने आपको बताया है। तो इसकी अब हम डायग्राम देख लेते हैं। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसके बीच में जो मैंने आपको बॉन्ड बताया, थायमिन एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप ये देखें, ये हमारे पास एक फास्फेट है, ये हमारे पास राइबोज और ये हमारे पास साइटोसिन है। तो अब ये हमारे पास मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 5 की सीरीज़ चल रही है और आखिरी में 3 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे शुरुआत 5 से
यहाँ पे सीधा है और यहाँ पे आपने उल्टा बनाना है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे ना, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। ये एमसीक्यू के तौर पर आप लोगों ने याद रख लेना है। तो ये आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें सिर्फ 3 बातें याद करने की है कि डीएनए को किसने डिस्कवर किया, डीएनए किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, और वो डबल हेलिक्स होता है, और साइटोसिन गुआनिन के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो आगे चलते हैं आरएनए के पास, राइबोन्यूक्लिक एसिड के पास। अब हम बात करेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की। इट इज कंपोज्ड बाय राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय joining ribonucleotides in front of deoxyribonucleotides of DNA by transcription process, लिविंग सेल्स कंटेन 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। वो कहता है कि हमारे पास जो डीएनए है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए आरएनए को बनाता है। वो हमारे पास आरएनए के 3 टाइप्स है। एक मैसेंजर आरएनए जिसको हम mRNA भी कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसको हम tRNA भी कहते हैं, और एक राइबोसोमल आरएनए जिसको हम rRNA भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसके पास एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। इट्स सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज complementary to the sequence of nucleotides of one of the strands of DNA. Messenger RNA is about 3 से 4% of the total amount of RNA in cell. It carries the genetic message of DNA to ribosome to form particular protein. वो कहता है मैसेंजर RNA का जो काम होता है ना, वो ये होता है कि वो DNA से मैसेज लेकर जाता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम खास किस्म की प्रोटीन बनाता है। आगे ट्रांसफर RNA, इट इज़ complementary small, it is a helical structure and its molecule resembles a clover leaf. It consists of 10 से 15% of the total amount of RNA इन सेल। वहाँ पे 3 से 4% है। ये MCQ के तौर पे आ सकते हैं, तो आप लोगों ने याद कर लेना है। ट्रांसफर RNA ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड टू राइबोसोम एंड मैसेंजर RNA इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो कहता है कि हमारे पास जो मैसेंजर RNA होता है वो मैसेज पहुँचाता है डीएनए से मैसेज लेकर राइबोसोम के पास जाता है, जो वो पार्टिकुलर प्रोटीन बनाता है। अब जो चीज़ हमें दरकार होती है जैसे कि अमाइनो एसिड, तो वो हमारे पास कौन लेके आता है, ट्रांसफर RNA लेकर आता है। किसको देता है, वो राइबोसोम को देता है। राइबोसोमल आरएनए की बात करें, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए ऑफ न्यूक्लियोलाई। आफ्टर इट सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए विच जॉइंट विद राइबोसोमल प्रोटीन एंड राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड। इट comprises about 80% of the total RNA in cell. Ribosomal RNA acts as the machinery for synthesis of protein in राइबोसोम। अब आगे जो काम होता है ना हमारे राइबोसोमल आरएनए का, वो ये होता है कि वो राइबोसोम के अंदर रहते हुए 80% इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, और आगे जाके ये क्या करता है, हमारे पास एक मशीन के तौर पे काम करता है जो प्रोटीन बनाता है। तो ये था हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आगे चलेंगे सेंट्रल डोग्मा की तरफ। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डबल हेलिक्स नहीं है जैसे डीएनए था हमारे पास। ये हमारे पास डीएनए है और यहाँ पर हमारे पास आरएनए। अब आप इनमें फ़र्क देखते हैं। आगे हम सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आखिर हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हमें जीन को पढ़ने में मदद देता है कि भाई जीन किस किस्म के, उसका नेचर क्या है, रीडिंग या एक्सप्रेसिंग को जाहिर करता है। आर ऑर्गेनिज्म यूज द सेम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग जीन्स विच इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू ए सेंट्रल डोग्मा। वही बात जो मैंने आपको बताई कि भाई जीन को रीड या एक्सप्रेस करने का जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। अब सेंट्रल डोग्मा का हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो है कि हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है आरएनए के पास, जो कि आरएनए को कॉपी करती है और एक जीन प्रोड्यूस करती है। मतलब आरएनए को कॉपी करके उसका जीन प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सेकंड स्टेप में वो कहता है कि सेंट्रल डोग्मा की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आरएनए से प्रोटीन के पास जाती है, जो क्या करता है, विच ओकर्स व्हेन द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द आरएनए इज़ यूज टू डायरेक्ट द सेंसिस ऑफ प्रोटीन। जो क्या करता है, डायरेक्ट हमारे पास प्रोटीन बनाता है। दिस प्रोसेस का ट्रांसलेशन। इन दिस वे डीएनए कंट्रोल द प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। ये जो प्रोसेस हमारे पास चल रहा होता है ना, इसमें डीएनए कंट्रोल कर लेता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी और उसकी एक्टिविटीज़ को भी, किसकी, सेल की। तो आपको समझ, सेंट्रल डोग्मा हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो जीन की नेचर रीडिंग या एक्सप्रेस करने को जाहिर करता है, उसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इसमें 2 स्टेप होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ये होता है कि डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं और आरएनए क्या करता है, आगे मैसेज भेजता है। आगे ट्रांसलेशन में ये होता है कि हम आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। आगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। Conjugated molecules are formed by the combination of 2 or more molecules belonging to different categories. वो कहता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे मॉलिक्यूल से मिलके बने हो जो डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो, मतलब हर चीज़ वो डिफरेंट हो, उनसे मिलके बने, उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कुछ हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स।
तो आगे ग्लाइकोप्रोटीन शुरू करते। दे आर फॉर्म्ड बाय कोवलेंट लिंकेज बिटवीन अ प्रोटीन एंड अ कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर। अब इसके यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के दरमियान कोवलेंट लिंकेज होता है, इसको ये मिलके बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। दे ऑकर वाइडली इन नेचर एज इंटीग्रल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन इन ब्लड सीरम एज सेलुलर सेक्रेशन एंड इन कार्टिलेज आई स्किन etc। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब अंदरूनी सतहों पर, जैसे कि ब्लड सीरम में पाए जाएंगे, सेलुलर सेक्रेशन या कार्टिलेज आई स्किन वगैरह में। आगे है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड। दे आर फॉर्म्ड बाय कोवलेंट लिंकेज बिटवीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ऊपर वाले में था प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे थे, अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं। दे आर एन इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन। ये हमारे पास जो होता है ना, ये हमारे पास मेम्ब्रेन का अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है। अब आगे हमारे पास है लिपोप्रोटीन। Lipoprotein, they are a class of biomolecules which are formed by hydrophobic interaction, not covalent or ionic bond between lipids and proteins। ये हमारे पास जो होता है ना, ये लिपोप्रोटीन, ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जाहिर सी बात है, नाम से ही जाहिर हो रहा है। अब क्या कहता है, लिपोप्रोटीन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ये ना जितने भी हमारे पास मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीन उनको बनाता है। लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। मतलब कि जो हमारे पास जो लिपिड होते हैं ना, जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, वो ना लिपोप्रोटीन की वजह से बहुत कम जाके ट्रांसफर होती है, क्योंकि लिपिड हमारे पास, मिसाल के तौर पर आप फैट्स या ऑयल ले लें, चिकनाई वगैरह जो होती है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। दे आर फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड बिटवीन क्रोमोसोमल डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोमल डीएनए और प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हिस्टोन प्रोटीन आर बाउंड टू डीएनए टू फॉर्म न्यूक्लियोसम। अब हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, वो डीएनए से बाउंड करती है, क्या बनाने के लिए, न्यूक्लियोसम बनाने के लिए। दे stabilize chromosomal structure in eukaryotes and also play an important role in the regulation of gene expression। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा बायो का 4th चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।